तो प्रमुख विधेयकों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कल हमने पंचायतों के बारे में पढ़ा था, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जिसका वर्णन पंचायत का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 9 और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने आपका नगर पालिका को भी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो प्रमुख विधेयकों के बारे में पढ़ते हैं आज। प्रमुख विधेयक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जो बिल होते हैं या विधेयक होते हैं जो संसद में लाए जाते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं? अंजलि, गुड मॉर्निंग। देखिए, विधायिका के बारे में मैंने आपको बताया था। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का मुख्य कार्य होता है बिल बनाना या विधेयक बनाना, ठीक है। विधायिका का मुख्य कार्य बिल या विधेयक बनाना होता है, ओके। और ये कई प्रकार के बिल बनाते हैं, जैसे कह सकते हैं आप धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, विधायिका अर्थात संसद जो होती है उसका कार्य बिल बनाना या विधेयक बनाना होता है। और विधेयक या बिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक आदि। इस प्रकार के जो हैं आपके बिल होते हैं और इन्हीं बिलों के संबंध में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो संविधान में संशोधन करने के लिए किए जाते हैं या आपके विधेयक लाए जाते हैं, जैसे कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। तो इस प्रकार के विधेयक जो हैं भारतीय संविधान की संसद, जो भारतीय संसद जो है उसके द्वारा लाए जाते हैं, ओके। तो अब बात करते हैं नंबर 1 पे धन विधेयक की। धन विधेयक, धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत किया गया है? पता है किसी बच्चे को? धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका आर्टिकल कौन सा है धन विधेयक के संबंध में? विशाल, अनुच्छेद 110। काजल जयंत, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो धन विधेयक, देखिए क्या है धन विधेयक? धन से संबंधित जो विधेयक लाया जाता है उसको धन विधेयक कहते हैं, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में काफ़ी समानता है, ओके। धन विधेयक और वित्त विधेयक में काफ़ी समानता है, लेकिन जिसको लोकसभा अध्यक्ष घोषित करते हैं, यानी कि जिस बिल को लोकसभा अध्यक्ष घोषित करते हैं कि यह बिल धन विधेयक है, तो वही बिल धन विधेयक होगा। अन्यथा
धन से संबंधित जितने भी बिल होंगे वे सभी वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन देखिए, धन से संबंधित जिस बिल को लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक घोषित करेंगे उसी बिल को धन विधेयक कहते हैं। अन्यथा धन से संबंधित सभी बिल वित्त विधेयक कहलाते हैं, या सभी विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं जो धन से संबंधित होते हैं या धन से जुड़े हुए होते हैं। ओके, लोकसभा अध्यक्ष यह घोषित करते हैं कि यह बिल धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जो धन विधेयक के गुण होते हैं किस प्रकार के, यानी कि कौन से बिल धन विधेयक होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि निम्न प्रकार के विधेयक ही धन विधेयक होंगे। निम्न प्रकार के विधेयक ही धन विधेयक होंगे। धन विधेयक होंगे कौन कौन से होंगे वे? नंबर एक में आता है आपका, यानी कि संचित निधि के बारे में आपने सुना होगा। संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये दोनों जो भी संचित निधि से संबंधित बिल लाया जाता है या आकस्मिक निधि से संबंधित कोई भी बिल अगर लाया जाता है तो उसको धन विधेयक कहेंगे। वह जो बिल होगा धन विधेयक बिल होगा या धन विधेयक होगा। ओके, संचित निधि, संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए 266 में संचित निधि का वर्णन किया गया है। इसके बाद आती है आपकी आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? पता है किसी बच्चे को? प्रतिपाल 266 में संचित निधि का वर्णन है और आकस्मिक निधि यानी कि 1+ 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों जो है संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित, यानी कि जितने भी कोई भी धन जमा करो इसमें या इनसे निकाला जाए, संचित निधि व आकस्मिक निधि से कोई भी धन निकालना या जमा करने संबंधी बिल या विधेयक धन विधेयक होगा। यानी कि संचित निधि में कोई भी धन जमा करे या वहाँ से निकाले, ठीक है, या फिर आकस्मिक निधि से कोई भी धन निकालें या उसमें जमा करें, किसी भी योजना के लिए निकालें या किसी भी कार्य के लिए संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकाला जाए या उसमें जमा करा जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? विधेयक लाना पड़ता है या बिल लाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए जितने भी बिल लाए जाएंगे या निकाला जाए, निकालने संबंधी या जमा करने संबंधी, तो उसको हम धन विधेयक ही कहेंगे। वह आपका धन विधेयक होगा। ओके, सारिका चौधरी गुड मॉर्निंग। इसके बाद यदि किसी व्यय को संचित निधि से निकालकर भारित व्यय घोषित किया जाए, देखो यदि आपका नंबर 2 में कह सकते हैं हम, संचित निधि से कोई धन निकालकर भारित व्यय घोषित किया जाए, यानी कि आकस्मिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई योजना स्टार्ट करनी है या कोई कार्य करना है तो उसके लिए जो धन निकाला जाता है उसको भारित व्यय घोषित कर सकते हैं। यदि संचित निधि से कोई भी धन निकालकर कोई भी धन निकालकर उसको जो है
भारित व्यय घोषित करते हैं, भारित व्यय घोषित करना, तो इस प्रकार के धन को भी धन विधेयक ही कहेंगे। इस प्रकार का जो बिल होगा संचित निधि से आकस्मिक रूप से कोई अगर धन निकालना पड़ जाए तो उसके लिए भी आपको वो भी आपका धन विधेयक के अंतर्गत ही जाएगा। ओके, इसके बाद एक आता है आपका, मान के चलो कि सरकार कोई टैक्स लगा रही है या किसी टैक्स को समाप्त कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी बिल लाना पड़ता है। यदि सरकार कोई, नंबर 3, यदि सरकार कोई कर लगाती या समाप्त करती है, समाप्त करती है या उसमें कोई परिवर्तन करती है, या उसमें कोई परिवर्तन करती है। देखो, यदि सरकार कोई नया कर लगाती है या उसको समाप्त करती है या किसी कर में कोई परिवर्तन करती है, तो उस प्रकार का विधेयक भी, उस प्रकार का जो विधेयक लाया जाएगा संसद में, उसको भी धन विधेयक ही कहेंगे। ओके, जैसे जीएसटी, हाँ जी काजल जयंत, जैसे जीएसटी घोषित की गई थी, लगाया गया था, तो उसको भी हम धन विधेयक ही कहेंगे। ओके, इसके बाद नंबर 4 पे ले सकते हैं, मान के चलो कि सरकार किसी देश से या किसी अन्य देश से कोई कर लेती है या पैसा लेती है। यदि सरकार किसी अन्य देश से कोई कर लेती है, ब्याज पे पैसा लेती है, कर नहीं कह सकते, ब्याज पे पैसा लेती है या धन लेती है, यदि सरकार किसी अन्य देश से धन लेती है या उधार धन लेती है, उधार धन लेती है, तो इस प्रकार के लिए इसके लिए भी जो विधेयक लाया जाता है या जो बिल लाया जाता है उसको भी धन विधेयक ही कहते हैं। ओके, तो धन विधेयक किस प्रकार के होते हैं, देखिए किन्हें हम धन विधेयक कहेंगे। या तो संचित निधि से पैसा निकाला गया, संचित निधि आकस्मिक निधि से कोई पैसा निकाला गया हो या उसमें जमा किया गया हो, उस प्रकार के, यानी कि पैसा निकालने और पैसा जमा करने संबंधी जो विधेयक लाया जाएगा उसको धन विधेयक ही कहेंगे। नंबर 2, यदि संचित निधि से कोई धन निकालकर भारित व्यय घोषित किया जाता है, ठीक है, या किसी योजना के लिए इमरजेंसी यानी कि आकस्मिक रूप से कोई पैसा निकाला जाता है, उसको भी धन विधेयक ही घोषित किया जाए। सरकार कोई कर लगाती है या टैक्स लगाती है या उसको समाप्त करती है या उसमें कोई परिवर्तन करती है, तो उस प्रकार के बिल को भी धन विधेयक ही कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि सरकार किसी अन्य देश से पैसा उधार लेती है तो उसके लिए क्या करना होता है, संसद में प्रस्ताव पास कराया जाता है और विधेयक लाया जाता है तथा दोनों सदनों की अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होने के बाद, यानी कि दोनों सदनों की अनुमति के बाद ही किसी देश से पैसा लिया जाता है उधार, तो उसको भी हम धन विधेयक के अंतर्गत ही रखते हैं। ओके, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के जो विधेयक होंगे उनको धन विधेयक कहते हैं, जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ। देखिए, भारित व्यय का मतलब है जब सरकार कोई योजना चला रही हो या किसी को, पहले देखिए जो विधेयक ला दिया गया धन विधेयक में पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है 1 साल का पूरा बजट, लेकिन अचानक बीच में कोई कार्य करना पड़ जाए, जैसे कि मान के चलो कि बीच में कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना वायरस आ गया था बीच में, तो उसके लिए जो पैसा देना होता है उसको
भारित व्यय कहते हैं, जो बीच में ही यानी कि बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, योजना पूरे साल का बजट एक ही बार पेश कर दिया जाता है फरवरी मार्च के आसपास, ठीक है, तो उसमें पूरा पैसा डिसाइड कर दिया जाता है कि किस योजना को कितना पैसा दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ही ये मान के चलो कि जैसे कि चीन के साथ में अब फिलहाल जो है युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो ऐसे में इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़ जाता है, तो उसको भारित व्यय के तहत रखते हैं। ओके, तो उस प्रकार का जो पैसा निकाला जाएगा, अचानक से जो पैसा निकालना पड़ जाता है किसी भी योजना के लिए या कार्य के लिए, ठीक है, या महामारी के संबंध में, तो उसको भारित व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन वो भी आपका धन विधेयक में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए धन विधेयक जो है कौन प्रस्तुत करते हैं या कौन घोषित करते हैं? धन विधेयक कौन घोषित करते हैं? इसको साफ कर दूं मैं। इसके बाद धन विधेयक के संबंध में ही धन विधेयक है या नहीं है, ये है कौन डिसाइड करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं? देखिए, इस चीज़ का निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जिनको कहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा घोषित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, लोकसभा को धन विधेयक को सबसे पहले कौन से सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को सबसे पहले कौन से सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। निकांत, लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक को जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले या बाद में इसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पे कब होते हैं? धन विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब होते हैं? मैंने आपको बताया था एक चैप्टर में कि दोनों सदनों में तो तब लाया। देखिए, सबसे पहले ये आपका लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन देखो धन विधेयक को लाने से पहले, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। ओके, यानी कि लोकसभा में धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है, पहले ही ले ली जाती है या लेनी आवश्यक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले ही लेनी आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं देते तो धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता लोकसभा में, यानी कि धन विधेयक को लाने से पहले, लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। इसके बाद लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा के बाद यह राज्यसभा को भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा को इसमें सिर्फ 14 दिन का वक्त दिया जाता है, 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि वे इस 14 दिन के अंदर उसको पास करके या पारित करके या उसमें जो भी उनको करेक्शन कराना है उसके लिए नहीं भेजते तो यह स्वतः ही लागू हो जाता है, यानी कि स्वतः ही मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने इसे पास कर दिया है। यदि राज्यसभा 14 दिन से पहले ही इसमें कोई करेक्शन करके भेज देती है या इसमें संशोधन करके भेजती है तो यह लोकसभा पर डिसाइड करता है। लोकसभा की इच्छा है कि लोकसभा उसके संशोधन को माने या उसको वैसे ही पास कर दे जैसा उन्होंने भेजा था। ओके, तो राज्यसभा के पास
धन विधेयक के संबंध में सिर्फ 14 दिन का समय होता है, 14 दिन तक उसको रोककर रख सकती है। उसके बाद वह बिल स्वतः ही लागू हो जाता है। क्लियर है धन विधेयक को लेकर सबका? दूसरे विधेयक की बात करें, धन विधेयक के संबंध में सबका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वित्त विधेयक की। नंबर 2 पे लिखते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में किया गया है? पता है किसी बच्चे को? भारतीय संविधान में वित्त विधेयक का संबंध या वित्त विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है? काजल जयंत, लोकसभा में ही पहले लाया जाता है, आर्टिकल 100। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया मैंने कि वित्त विधेयक, देखिए धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है, यानी कि 110 में वित्त विधेयक के संबंध में वर्णन किया गया है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में वर्णन किया गया है, लेकिन वित्त विधेयक का वर्णन जो है अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है, काजल जयंत। ठीक है, देखिए वित्त विधेयक क्या होते हैं? धन से जुड़े हुए जितने भी विधेयक होते हैं, धन से जुड़े जितने भी विधेयक होते हैं वे सभी वित्त विधेयक होते हैं। यानी कि वित्त से, धन या वित्त से जुड़े हुए या पैसे से जुड़े हुए जितने भी विधेयक होते हैं संसद में पेश किए जाते हैं, पैसे से जुड़े हुए जितने भी विधेयक या बिल संसद में पेश किए जाते हैं उन सभी को वित्त विधेयक कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? यानी कि जितने भी पैसे से जुड़े हुए या धन से जुड़े हुए विधेयक होते हैं वे सभी वित्त विधेयक होते हैं। अर्थात धन विधेयक भी वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। यानी कि धन से जुड़ा हुआ जितने भी बिल हैं आपके, चाहे आपका धन विधेयक भी है, देखिए धन विधेयक को वित्त विधेयक भी कहते हैं, यानी कि धन विधेयक भी वित्त विधेयक ही होते हैं, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी धन विधेयक होते हैं वे सभी वित्त विधेयक हो सकते हैं, वे वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ओके, पैसे से जुड़े हुए जितने भी बिल होते हैं या विधेयक होते हैं उन सभी को वित्त विधेयक कहते हैं। साफ नहीं दिख रहा? कैमरे में क्या दिक्कत हो गई? अब ठीक है अनिकांत? प्रीतिपाल, अनुच्छेद 110 में कहा गया है धन विधेयक के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में कहा गया है अनुच्छेद 117 में। ठीक है, मैंने आपको बताया, देखो जितने भी पैसे से जुड़े हुए विधेयक हैं वे सभी वित्त विधेयक होते हैं। पैसे से जुड़े हुए जितने भी बिल संसद में लाए जाते हैं या विधेयक संसद में लाए जाते हैं उन सभी को वित्त विधेयक कहते हैं, लेकिन धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक सिर्फ वही होते हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष घोषित करते हैं कि यह धन विधेयक है।
ठीक है, तो इस चीज़ का अंतर है बस इनमें। जिनको लोकसभा अध्यक्ष घोषित करेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक हैं तो वही धन विधेयक होंगे, वरना पैसे से जुड़े हुए जितने भी बिल संसद में लाए जाते हैं या विधेयक संसद में लाए जाते हैं वे सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ओके, मोनोपाल, ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। यानी कि पैसे से जुड़े हुए जितने भी बिल होंगे वे सभी वित्त विधेयक होंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जिस बिल को घोषित करेंगे कि वह बिल धन विधेयक है या वह विधेयक धन विधेयक है तो वही विधेयक धन विधेयक होगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष पहले ही डिसाइड करते हैं कि यह धन विधेयक है, वरना पैसे से जुड़े हुए जितने भी बिल होंगे आपके वे सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत आएंगे, जिनका वर्णन अनुच्छेद 117 के तहत किया गया है। ओके, अब जब वित्त विधेयक की विशेषता क्या क्या होती हैं इसके बारे में लिख लो। वित्त विधेयक की विशेषताएं। वित्त विधेयक की विशेषताएं। वित्त विधेयक की विशेषताएं क्या क्या होती है, देखिए वित्त विधेयक भी मैंने आपको बताया कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, लेकिन वित्त विधेयक सबसे पहले कौन से सदन में पेश किया जाएगा? वित्त विधेयक सबसे पहले ये भी पहले लोकसभा में ही लाया जाता है काजलजन। जी हाँ, देखिए वित्त विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। ये बिल भी पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। इसके बाद यह राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है, और राज्यसभा उसे पारित भी कर सकती है या उसमें संशोधन भी कर सकती है या उसको रोककर भी रख सकती है। लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा उसे पास भी कर सकती है, यानी कि पारित भी कर सकती है, या उसमें संशोधन भी कर सकती है, या फिर उसको रोक कर भी रख सकती है। कब तक? अनिश्चित काल तक, यानी कि उसका कोई समय डिसाइड नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से साधारण बिल को राज्यसभा रोक कर रख सकती है, पूरी पावर है यहाँ पर राज्यसभा को भी कि वह उस बिल को पूरी तरह से रोक कर भी रख सकती है। नंबर 2 में लिख सकते हैं, सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा, इसके बाद राज्यसभा में, इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, तथा राज्यसभा इसे इसे पास कर सकती है, संशोधन कर सकती है, या इसमें संशोधन कर सकती है, या फिर रोक कर रख सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वित्त विधेयक के संबंध में, जबकि धन विधेयक के संबंध में सिर्फ 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, उसके बाद स्वतः ही लागू हो जाता है। लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में यह बिल सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, इसके बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा के पास पावर है कि वह उसे पास कर सकती है, या उसमें कोई संशोधन कर सकती है, या फिर उसे अनिश्चित काल के लिए रोक कर रख सकती है, ठीक है। जिस प्रकार से साधारण बिल में राज्यसभा को शक्ति है, उसी प्रकार से वित्त विधेयक के संबंध में भी राज्यसभा को पावर दी गई है। लेकिन यह बिल सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, ओके। और यदि दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इस बिल को
वित्त विधेयक के संबंध में कोई बिल लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने पास कर दिया, इसके बाद राज्यसभा को भेजा गया और राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया, तो क्या हुआ, गतिरोध उत्पन्न हो गया दोनों सदनों में और वह बिल पास होना जरूरी है या अति आवश्यक है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों को, यानी कि दोनों के लिए जब दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो नंबर 3 में लिख सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। जब किसी वित्त विधेयक के संबंध में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, वह पास ना हो रहा हो दोनों सदनों में अलग अलग, और उसे पास कराना आवश्यक हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, दोनों सदनों की बैठक होती है, दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है। ठीक है, और उसमें मतदान कराया जाता है। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? विशाल 108, प्रीतिपाल 108, जी हाँ 108, मणिकांत 108। 3+1 मंथ तक नहीं रोक कर रख सकती, वो आपका मैंने बताया था विधान परिषद को है वो पावर। अनिकांत, विधान परिषद किसी भी बिल को पहले 3 माह तक, उसके बाद 1 माह तक रोक कर रख सकती है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा को पूरी पावर है कि उस बिल को रोक कर रख सकती है या पास कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि वह बिल पारित होना जरूरी हो, ठीक है, देश हित में हो, तो उसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति ऐसे बिल को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? मैंने बताया, आपने बताया कि संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाते राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है। और देखिए इस बिल में धन विधेयक के संबंध वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को भी पूरी पावर है, यानी कि राष्ट्रपति भी, इसके बाद क्या हुआ देखिए, लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया, यह संयुक्त अधिवेशन के द्वारा पास हो गया। उसके बाद कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति भी यहाँ पर भी उसको पास कर सकते हैं या रोक कर रख सकते हैं या उसको निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास ये पावर जो दी गई है अनुच्छेद 111 के तहत, 111 में है आपका वीटो पावर। वीटो पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति उसको रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर राज्यसभा को भी पावर है, राष्ट्रपति को भी पावर है वित्त विधेयक के संबंध में। यहाँ तक क्लियर है सबका? सभी बच्चों का यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक है या नहीं है, इस चीज़ को डिसाइड करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही इस चीज़ का फैसला लेते हैं कि वह काजल जयंत 111, जी हाँ 111 के तहत वे उसको रोक भी सकते हैं या उसमें संशोधन के लिए भी भेज सकते हैं या उसको जो है 111 यानी कि वीटो पावर लगाकर उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को भी पावर दी गई है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, वित्त विधेयक के संबंध में, यानी कि पैसे से जुड़े हुए जितने भी बिल हैं या विधेयक हैं उन सभी को वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, और वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में पास किया जाता है या पारित किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा उसे पास कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसको रोक कर भी रख सकती है। लेकिन यदि वह बिल पास होना आवश्यक हो तो ऐसे में राष्ट्रपति
संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद दोनों सदनों की बैठक होती है, जो संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति भी इस बिल को पास कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या वीटो पावर लगाकर इसको रोक कर रख सकते हैं। वीटो पावर का वर्णन जो है, राष्ट्रपति को जो पावर दी गई है अनुच्छेद 111 के तहत दी गई है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे, जो आपका विधेयक आते हैं साधारण विधेयक। नंबर 3 साधारण विधेयक। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन 3 विधेयकों के बाद जितने भी विधेयक होते हैं उनको साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक है, वे आपके साधारण विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वैसे बिल या ऐसे विधेयक जो धन विधेयक नहीं हैं और वित्त विधेयक भी नहीं हैं और संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं है, ठीक है, जिसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। तो उस प्रकार के विधेयक ना होकर बाकी जितने भी विधेयक होंगे उन सबको साधारण विधेयक कहते हैं। ओके, ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर जितने भी बिल हैं सभी को साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक है, वे सभी साधारण विधेयक होते हैं। और साधारण विधेयक में दोनों सदनों को समान अधिकार है, या समान पावर, या समान अधिकार, या समान शक्तियां प्राप्त हैं। ओके, साधारण विधेयक में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात साधारण विधेयक सबसे पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि साधारण विधेयक या लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में पहले लाया जाए। किसी भी सदन में, जरूरी नहीं है, किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। आपका राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है या लोकसभा में भी। ठीक है, और जोन से भी सदन में लाया जाता है वहाँ पर पास होने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाता है, और यदि दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो वह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, या दूसरा सदन उसको रोक कर भी रख सकता है, उसमें संशोधन भी करा सकता है। मान के चलो कि कोई साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा ने पारित किया, उसके बाद राज्यसभा को भेजा गया, लेकिन राज्यसभा के पास पावर है कि वह उसे पास कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है या उसको रोक कर भी रख सकती है। ठीक है, उसी प्रकार की यदि कोई बिल, कोई साधारण विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है तो लोकसभा पास करने के बाद उसको राज्यसभा को भेजती है, राज्यसभा उसे पास भी कर सकती है, रोक कर भी रख सकती है या उसमें संशोधन के लिए भी भेज सकती है। ठीक है, उसके बाद यदि दोनों सदनों में अलग अलग पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति को भी पावर है अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर, रोक कर भी रख सकते हैं या उसको पास भी कर सकते हैं या उसमें संशोधन के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति उस बिल को संशोधन के लिए भेज देते हैं, मान के चलो कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो पहली कंडीशन तो यही होती है कि राष्ट्रपति उसे पास कर दे। अगर राष्ट्रपति ने उसको पास कर दिया तो वह बिल पारित हो जाता है। लेकिन दूसरा आता है आपका, यदि राष्ट्रपति उसे संशोधन के लिए वापस भेज दें, यदि राष्ट्रपति ने उस बिल को संशोधन के लिए वापस भेज दिया, ठीक है, संसद के पास, और संसद ने उसमें संशोधन किया या बिना संशोधन के ही दोबारा उसको पास करके या पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर संशोधन के लिए एक बार वापस भेज देते हैं राष्ट्रपति और संसद उसे दोबारा वैसे ही या उसमें कोई संशोधन करके पारित करती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को वह बिल पास करना
अति आवश्यक है। वहाँ पर राष्ट्रपति उसको दोबारा वापस नहीं भेज सकते या रोक कर नहीं रख सकते, ये दूसरी कंडीशन होती है। या फिर तीसरी कंडीशन, इन दोनों में से कुछ नहीं किया, ना तो उसको पारित किया ना उसको संशोधन के लिए भेजा, तो यहाँ पर अनुच्छेद 111 का यूज करके पॉकेट वीटो जिसे बोलते हैं, राष्ट्रपति उस बिल को अनिश्चित काल के लिए कितने भी समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। ओके, दोबारा सिग्नेचर करने पड़ते हैं। जी हाँ अनिकांत, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था ये, कि अगर संशोधन करके या बिना संशोधन करे ही दोबारा संसद उस बिल को पास करके भेज दे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं। ये कौन से अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, याद है किसी बच्चे के? बताया था मैंने आपको एक बार, कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें राष्ट्रपति को एक बार किसी भी बिल को पुनर्विचार करने के लिए भेजने की पावर दी गई थी, यानी कि राष्ट्रपति एक बिल को, किसी भी बिल को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। किसी बच्चे के याद है कि कौन सा संविधान संशोधन था? 43 अनिकांत, 368 धीरेन्द्र जैन, 368 तो अनुच्छेद है, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं, और यदि संसद उस बिल को दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, या संशोधन किया है या बिना संशोधन के ही राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। देखिए, ये तो संविधान संशोधन के लिए है, अनुच्छेद 368। 368 में क्या है कि संविधान में संशोधन कर सकती है कौन? संसद। संसद को पावर दी गई है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा संविधान संशोधन था वो जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार किसी भी बिल को या प्रस्ताव को या विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? याद नहीं है। देखिए, मैंने आपको अनुच्छेद अनुच्छेद बताया था एक, संविधान संशोधन जिसको इंदिरा गांधी के काल में लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, दोनों के बारे में बता देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, बहुत सारा जो है चेंजेस किए गए थे। इसमें क्या था, ये तो इंदिरा गांधी के काल में आया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, उस टाइम पे लाया गया, कब? 1946 में, 1976 में, 1976 में। 2 साल बाद यह आया 1978 में। यह आया आपका मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में आया। ठीक है, इनमें हुआ क्या देखो, पहला जो संविधान संशोधन था, इसमें इंदिरा गांधी सरकार ने किया कि संसद राष्ट्रपति को जो भी बिल भेजेगी उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं। ठीक है, लेकिन उसके 2 साल बाद, ठीक है, या आपका 1 साल बाद ही कह सकते हैं, 77 में सरकार बनी आपकी, 1977 में मोरारजी देसाई यानी कि जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इसमें इन्होंने संशोधन लेकर आए, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के संबंध में, उसी में चेंज किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। ठीक है, उसमें आपका 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई की सरकार ने डिसाइड किया कि जो बिल संसद के द्वारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति को थोड़ी सी वहां पे पावर दी गई कि राष्ट्रपति उस बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, यानी कि पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं कि संसद उसमें संशोधन कर ले या उसको जो है उसमें कोई करेक्शन कर ले। ठीक है, यदि संसद उसमें कोई संशोधन करती है या बिना संशोधन करे ही फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो वहां पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने आवश्यक है। तो 44वां संविधान संशोधन था जिसमें राष्ट्रपति को इसके लिए बाध्य किया गया था, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था। ओके, यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया?
तो 44वां संविधान संशोधन था जिसमें राष्ट्रपति को यह पावर दी गई थी कि वे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा वे भेजते हैं तो उनको वहां पर हस्ताक्षर करने जरूरी है। ठीक है, ओके। इसके बाद चलिए 3 विधेयक हो गए आपके। नंबर 4 पे बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक। यही 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। नंबर 1 आपका धन विधेयक, नंबर 2 वित्त विधेयक और नंबर 3 पे आता है साधारण विधेयक। नंबर 4 पे आता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन विधेयक का जो संविधान में जो संशोधन होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? संविधान में जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? याद है किसी बच्चे को? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है कि संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनिकांत पता नहीं है। क्लियर चमक रहा है ना अब तो? विशाल और प्रतिपाल 368, देखिए 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ओके, यदि संविधान में बदलाव लाने संबंधी कोई भी, देखो यदि संविधान में बदलाव लाने संबंधी कोई भी बिल लाया जाता है, यदि संविधान में बदलाव संबंधी या संविधान में बदलाव करने के लिए कोई भी बिल लाया जाता है, वो कहाँ पे लाया जाता है? संसद में। ठीक है, तो उस बिल को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। कोई भी बिल संविधान में बदलाव करने के संबंध में संसद में पेश किया जाता है तो उस प्रकार के बिल को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। और संविधान में संशोधन जो किया जाता है यह पावर संसद को दी गई है और संसद को यह पावर देता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन लाने के लिए सबसे पहले कौन से सदन में प्रस्ताव लाया जाता है या कौन से बिल में, कौन से सदन में पेश किया जाता है? वह बिल जो संविधान संशोधन के संबंध में है, संविधान संशोधन के संबंध में जो विधेयक लाया जा रहा है वह कौन से सदन में लाया जाता है? सबसे पहले कौन से सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में। देखो संविधान संशोधन के संबंध में दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा में भी ला सकते हैं और आपका लोकसभा में भी ला सकते हैं। दोनों में से किसी भी सदन में यह बिल लाया जा सकता है, लोकसभा में ले आए या राज्यसभा में, और एक सदन में लाने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाता है और यदि दूसरा सदन भी उसे पास कर देता है तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। और यदि राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह संविधान में संशोधन हो जाता है। ओके, संविधान में संशोधन मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे पास करने की 2 स्थिति होती हैं। संविधान संशोधन को पास करने के लिए जो स्थिति होती है वे 2 स्थिति होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के द्वारा। ये विशेष बहुमत के द्वारा क्या है? देखो जब कोई बिल यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में जब कोई बिल लोकसभा या
जब कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अलग अलग पास होता है। ठीक है, जब कोई बिल दोनों सदनों में, चाहे पहले लोकसभा में हो या राज्यसभा में, ठीक है, दोनों सदनों में अलग अलग पास होने के बाद, कहाँ पर भेजा जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होता है तो तभी उसको लागू किया जाता है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करा के कोई बिल 2/3 बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसमें संशोधन हो जाता है। तो उसको तो कहते हैं हम विशेष बहुमत के द्वारा, यानी कि वह जो बिल जो संशोधन हुआ विशेष बहुमत से पास हुआ है। ठीक है, हाँ जी, संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, काजल जयंत। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है विशेष बहुमत प्लस राज्य। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति होती है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी कुछ बिल में जरूरी होती है। विशेष बहुमत प्लस राज्य, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी संविधान में अगर संशोधन करना है, कुछ ऐसे संविधान में संशोधन इस प्रकार से होते हैं जैसे कि संविधान के संज्ञात्मक ढांचे में बदलाव करना है, या कोई अपना जो है भारत का कोई ऐसा क्षेत्र है जो किसी देश को देना है। ठीक है, या फिर आप जैसे कि जीएसटी लाए थे। ठीक है, जीएसटी के संबंध में जो संशोधन किया गया था, आपका जीएसटी के संबंध में जो बिल लाया गया था, विधेयक लाया गया था, उस प्रकार के विधेयक जो पूरे देश में लागू होने हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, सबसे पहले तो वह बिल दोनों सदनों यानी कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पास होते हैं। वहां पर पास होने के बाद राज्यों को भेजे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आधे से अधिक राज्यों की अनुमति मिलना भी आवश्यक है। यहाँ पर आधे से अधिक राज्यों की अनुमति मिलना भी आवश्यक है। मान के चलो कि आज के वक्त में 28 राज्य हैं, तो 28 के 14 यानी कि 15 राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। यदि 15 राज्य इसमें अपनी सहमति दे देते हैं तो उसके बाद वह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ठीक है, यानी कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों वाला क्या स्थिति है, सबसे पहले वह बिल लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होता है। ठीक है, उसके बाद राज्यों को भेजा जाता है और उसमें यह कंडीशन है कि आधे से अधिक यानी कि जितने भी राज्य हैं उनसे एक राज्य अधिक होना चाहिए। आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी आवश्यक है। अगर इनकी अनुमति नहीं मिलती तो वह बिल पास नहीं होगा, वहीं पर निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पर जरूरी है कि आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी आवश्यक है। उसके बाद वह बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? ये दो स्थितियाँ होती हैं संविधान में संशोधन करने की। संविधान में जब संशोधन होते हैं, एक तो विशेष बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा ही संविधान में संशोधन कर सकती हैं दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग पास होने के बाद। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जैसे कि देश से जुड़ा हुआ है, जो ये तो देखिए, अगर मान के चलो कोई साधारण संशोधन करना है, वैसे ही आपका संविधान में संशोधन करना है तो उसमें संसद कर सकती है। धीरेन्द्र जैन 2/3 बहुमत से उसमें संशोधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसमें संशोधन हो जाता है। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जैसे कि जीएसटी का क्या था, पूरे देश में लागू होनी थी। ठीक है, जब ये कोई चीज़ पूरे देश में लागू होनी थी तो कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो राज्यसभा में, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, मान के चलो कि आप ले सकते हैं पश्चिम बंगाल में हैं, ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, ज़्यादातर क्या होता है केंद्र में
बीजेपी और कांग्रेस के ही मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जहां पर जिन राज्यों में किसी क्षेत्रीय दल की सत्ता होती है, ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि जैसे जीएसटी है पूरे देश में लागू होनी, तो उन राज्यों में भी लागू होनी है जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो ऐसे राज्यों की भी अनुमति जरूरी है। तो इसीलिए किया गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, या मान के चलो कि देश का कोई हिस्सा या कोई भाग किसी दूसरे देश को देना है, ठीक है, तो उस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, उस प्रकार के संबंध में जो विधेयक लाए जाते हैं, जो संविधान में संशोधन विधेयक लाए जाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर किसी देश को अपने देश का कोई हिस्सा देना है हमें, तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे बिलों के लिए आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति जरूरी होती है। ओके, तो ऐसे के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, इसके बाद क्या होता है कि यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है, देखिए वहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, जो विशेष बहुमत वाले जो बिल होते हैं उनमें क्या हुआ, लोकसभा राज्यसभा 2/3 से पास हुए, 2/3 से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजे गए। राष्ट्रपति को पावर है कि वे उनको रोक भी सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, या करेक्शन के लिए कह सकते हैं। लेकिन विशेष बहुमत प्लस राज्य वाले में एक कंडीशन अलग है। इसमें क्या है, यदि राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वह बिल पास हुआ, पास होने के बाद राज्यों के पास भेजा गया और आधे से अधिक राज्यों ने भी अपनी अनुमति दे दी, तो ऐसे में राष्ट्रपति यहां पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर अनुच्छेद 111 का लाभ नहीं ले सकते। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि जब 2/3 बहुमत से संसद में पास हुआ, लेकिन आधे से अधिक राज्यों ने भी अपनी अनुमति दे दी, तो अकेले राष्ट्रपति जो हैं उस बिल को रोक नहीं सकते, या वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, या संशोधन के लिए नहीं कह सकते। उनको हस्ताक्षर करने जरूरी हैं, यहाँ पर उनको हस्ताक्षर करने जरूरी होते हैं। दूसरी कंडीशन एक तो ये होगी कि इनको जो है वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान नहीं है, यानी कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अगर सहमति मिल जाती है आधे से अधिक राज्यों की, तो ऐसे में संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए क्या है कि इस प्रकार के जो बिल हैं वे पूर्णतः लागू होने चाहिए, यानी कि पूरे देश की सहमति होनी चाहिए, यानी कि पूरा बहुमत होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में भी और आपका राज्यों में भी। अगर राज्य अनुमति नहीं देते तो ऐसे में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, या लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई अनुमति नहीं देता, ठीक है, तो ऐसे में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। यहाँ पर 108 अनुच्छेद 108 का भी प्रयोग नहीं कर सकते राष्ट्रपति, यानी कि संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते। तो पूरी अनुमति जरूरी होती है। लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता, ना तो राष्ट्रपति रोक सकते और ना ही उसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? संविधान संशोधन को लेकर, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर यदि कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जल्दी से। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी पर ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के विधेयक होते हैं जो भारत की संसद के अंतर्गत जो लाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, नमस्कार।